CHURCHGATE मुंबई का एक ऐसा इलाका जहां दिन में हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। ट्रेनें आती जाती हैं, ऑफिस जाने वालों की भीड़ सड़कों पर उमड़ती है और हर कोने में चाय की टपरी पर लोग हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, यही चर्चगेट किसी सुनसान खंडहर की तरह लगने लगता है। पुराने बिल्डिंग्स की ऊंची ऊंची दीवारें रात के अंधेरे में एक स्याह साया बन जाती हैं और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। कहते हैं यहाँ की दीवारों में कई कहानियाँ दफन हैं। कुछ कहानियाँ इतनी डरावनी हैं कि जिन लोगों ने उन्हें अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना, वे फिर कभी इस इलाके में रात के वक्त कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। आज मैं आपको उन्हीं कहानियों में से एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो चर्चगेट स्टेशन के ठीक सामने वाली एक पुरानी इमारत से जुड़ी है। यह इमारत ब्रिटिश जमाने की बनी हुई थी। इसकी दीवारें मोटी और पत्थर की थीं। खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी हुई थीं और रात के समय उनमें से आती ठंडी हवा सीधे दिल को चीरती महसूस होती थी। कहा जाता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर रहा करता था, जिसने इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को अपने रहने के लिए बनवाया था। वह अफसर बहुत सख्त मिजाज था, नौकरों पर जुल्म करता था और जिन मजदूरों ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया, उनकी मेहनत की मजदूरी तक मार ली। धीरे धीरे इस इमारत की नींव के साथ साथ इसके भीतर एक ऐसी मनहूस हवा भरने लगी जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, लेकिन महसूस हर कोई करता था। रात को अक्सर लोगों को किसी के चलने की आवाज आती, जैसे भारी बूट जमीन पर घिसटते हुए चलते हों। एक ठंडी खुशबू हवा में घुल जाती और खिड़कियों के पास कोई साया अचानक झलक जाता। समय बीतता गया, लेकिन ये घटनाएं बंद नहीं हुई। कई लोगों ने डरकर यहाँ से अपना ठिकाना बदल लिया। फिर भी कुछ लोग जिद्दी थे। वे मानते ही नहीं थे कि कोई भूत प्रेत जैसी चीज होती है। उन्हीं में एक था रमाकांत, जो उसी इमारत में नाइट गार्ड की नौकरी करता था। रमाकांत की ड्यूटी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती। वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर हर फ्लोर की लाइट चेक करता, ताले देखता और फिर ग्राउंड फ्लोर पर अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर तंबाकू चबाता और रेडियो पर पुराने गाने सुनता। पहली कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी कुर्सी के आसपास चलता है। कभी लगता कोई आकर उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है, कभी लगता कोई खिड़की की जाली पर उंगलियों से खटखटाता है। पहले उसने सोचा शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन एक रात उसने साफ साफ देखा कि ऊपर वाली मंजिल पर लगे बल्ब की रोशनी में एक धुंधला साया सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो हल्की हल्की चमक रहा था। रमाकांत की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसके कान में अपनी ही सांस की आवाज गूंजने लगी। वह कुर्सी से उठ भी न पाया। उसकी नजरें उसी साये पर टिक गईं। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कुछ कदम और बढ़ने पर रमाकांत ने देखा कि वह वही अंग्रेज अफसर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा कभी इस इमारत को छोड़कर नहीं गई। अफसर की आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और उसके चेहरे पर इतनी नफरत थी मानो वह रमाकांत को भी उन्हीं मजदूरों की तरह सजा देने वाला हो। रमाकांत की जबान तालू से चिपक गई, गला सूख गया। वह कुछ बोल न सका, बस अपनी जगह कांपता रहा। तभी वह साया उसके बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं जैसे किसी फ्रीजर से आती बर्फीली हवा हो। रमाकांत को ऐसा लगा मानो उसकी सांसें रुक जाएंगी। तभी अचानक वह साया पीछे मुड़ा और बिना कोई आवाज किए सीढ़ियों की तरफ लौट गया। अगले दिन सुबह रमाकांत की हालत इतनी खराब थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसने नौकरी छोड़ दी और जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई रात के समय उस इमारत में ड्यूटी करने की सोचता है तो पहले अपने घर वालों से आखिरी बार मिलकर आना चाहिए, क्योंकि शायद लौटकर आने का मौका न मिले। और कहते हैं आज भी रात के 3 बजे जब चर्चगेट स्टेशन की आखिरी लोकल गुजरती है, तब वही साया इमारत की खिड़कियों पर दिखाई देता है।
धीरे धीरे खटखटाहट की आवाजें बढ़ती जाती हैं और अगर कोई हिम्मत कर सीढ़ियों पर चढ़ जाए तो उसके सामने वही जलती लाल आंखों वाला अंग्रेज अफसर खड़ा मिलता है, जो अब भी अपनी अधूरी नफरत लिए वहां भटक रहा है। रमाकांत के जाने के बाद उस बिल्डिंग को 2 महीने तक बंद रखा गया, ताले डाल दिए गए, म्यूनिसिपल ऑफिस से नोटिस भी लगा दिया गया था, अनसेफ फॉर स्टे, स्ट्रक्चर वीक। लेकिन चर्च गेट जैसे इलाके में जमीन का 1 इंच भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और जब बिल्डिंग के मालिक को एक नया चौकीदार मिल गया तो उसने तुरंत ताले खुलवाकर फिर से साफ सफाई शुरू करवा दी। ये नया चौकीदार था सुरेश, उम्र लगभग 35 साल, मराठी मूल का, जो खुद को बहुत बहादुर और नास्तिक कहता था। उसे ना भूतों से डर लगता था, ना भगवान में आस्था थी। उसने रमाकांत की कहानी को कोरी बकवास कहकर खारिज कर दिया। बोला, यहाँ सबको वहम होता है। दरअसल जब इंसान अकेला होता है तो उसके दिमाग में डर घर कर लेता है और वह डर ही उसके साथ खेल करता है। पहले कुछ दिन सुरेश ने ड्यूटी आराम से की। वो ऊपर के फ्लोर तक जाता, हर कमरे का दरवाजा चेक करता, टॉर्च जलाकर अंधे कोनों में देखता और फिर आकर लॉबी में कुर्सी पर बैठ जाता। लेकिन धीरे धीरे वही चीजें फिर से होने लगी जो रमाकांत ने बताई थीं। पहले हल्की सी खटखटाहट, फिर हवा में वो अजीब सी ठंडी खुशबू जैसे किसी पुराने परफ्यूम की महक, और फिर कभी कभी ऊपर की मंजिल पर किसी के चलने की धीमी आवाज। लेकिन सुरेश हर बार टॉर्च लेकर दौड़ जाता, लेकिन कुछ नहीं मिलता और वह हंसता हुआ वापस आता। बिल्डिंग पुरानी है, दीवारें खुद बोलती हैं, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वह रात थी अमावस्या की, आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। बिल्डिंग के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे समय खुद थम गया हो। सुरेश हमेशा की तरह गेट बंद करके ऊपर गया। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसका टॉर्च बंद हो गया। उसने बैटरी हिलाई, लेकिन टॉर्च जलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आगे कदम बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। इस बार उसने टॉर्च फेंक दी और भागकर नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। बिल्डिंग का मुख्य गेट अंदर से बंद था, जबकि उसने खुद कुछ मिनट पहले ही उसे ताला लगाकर बंद किया था। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गया। अचानक वह पुराना रेडियो, जो कई महीनों से बंद पड़ा था, खुद ब खुद बजने लगा। उसमें से धीमी धीमी अंग्रेजी में एक सेना का मार्चिंग ऑर्डर सुनाई देने लगा, और साथ ही किसी के जूते घसीटने की आवाज भी सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगी। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें उस सीढ़ी पर टिक गईं, जहां से रमाकांत ने साया उतरते देखा था। और हाँ, आज भी वही साया उतर रहा था, बिल्कुल वैसा ही। ऊंची टोपी, कंधे पर बिल्ले वाला कोट, आंखों में जलते लाल अंगारे और हाथ में वही चमकता हुआ बेंत। सुरेश हिल भी नहीं सका। वो डर के मारे ठिठक गया। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया और जब वह बिल्कुल पास आया तो सुरेश को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती में बर्फ घुसा दी हो। उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब सफाई कर्मचारी आए तो सुरेश दरवाजे के पास बेहोश पड़ा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा ठंड से नीला पड़ चुका था और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके गले के पास एक पुरानी अंग्रेजी यूनिफॉर्म की धातु की बिल्ला पड़ी थी, जिस पर लिखा था लेफ्टिनेंट W.H. डॉसन, जबकि ये नाम आज की फाइलों में कहीं दर्ज नहीं था। ये नाम आखिरी बार सन 1931 में एक अंग्रेज अफसर के दस्तावेजों में दर्ज हुआ था, जो भारत में पोस्टेड था और जिसका नाम रहस्यमयी तरीके से चर्च गेट की इसी इमारत से गायब हो गया था। उसके बाद उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला और अब उसी नाम की निशानी एक भारतीय चौकीदार के शरीर पर मिली थी। अब सवाल ये था कि क्या सुरेश ने सच में उस अफसर की आत्मा को देखा था या फिर ये सिर्फ एक भय का खेल था।
लेकिन फिर वो बिल्ला कहाँ से आया? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब अगला नंबर किसका होगा। सुरेश के साथ जो हुआ वो अब तक उस बिल्डिंग की सबसे खौफनाक घटना मानी जाती थी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, असली डर तो अब शुरू हुआ था। सुरेश के बाद कोई उस बिल्डिंग में रात की ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। महीनों तक वो इमारत वीरान रही, ताले पड़े रहे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में हर इंच जमीन की कीमत होती है। मालिक ने हार नहीं मानी। इस बार उसने नाइट गार्ड नहीं बल्कि किराएदारों की तलाश शुरू की। और एक दिन चर्च गेट के ही एक कॉलेज के 4 छात्र करण, समीर, निखिल और आरव वहां रहने के लिए आ गए। चारों को सस्ता कमरा चाहिए था और बिल्डिंग मालिक ने उन्हें आधे रेट पर पूरा फ्लोर दे दिया, वो भी बिना कोई शर्त या सवाल किए। चारों लड़के खुश थे। कॉलेज के पास रहने को जगह मिल गई थी और वो भी इतनी बड़ी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बिल्डिंग में वो कदम रख रहे हैं वो सिर्फ ईंट पत्थर से बनी नहीं थी। उसमें इतिहास की चीखें भरी थीं, मौत की खामोशी थी और एक इंतजार था। इंतजार किसी के लौटने का। पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। चारों हंसते खेलते कॉलेज जाते, शाम को लौटते, म्यूजिक बजाते, खाना बनाते और रात को सो जाते। लेकिन तीसरे हफ्ते एक रात आरव की नींद टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर छाया थी, लंबी परछाई जैसी। पर खिड़की बंद थी। बाहर कोई लाइट नहीं थी जिससे परछाई बनती। उसने बाकी दोस्तों को जगाया, लेकिन सबने कहा, भाई तूने शायद कोई सपना देखा है। अगली रात निखिल उठा। उसे बाथरूम में किसी और की परछाई दिखाई दी। उसने जोर से चिल्लाया, सब भागे आए। लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब चारों को हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। लेकिन उनमें से करण सबसे बहादुर था, या कहें सबसे जिद्दी। उसने सबको समझाया, ये सब दिमाग का खेल है, डरना नहीं चाहिए। फिर एक रात जब सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। जनरेटर नहीं था। मोबाइल की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। और तभी एक एक कर हर कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। जोर जोर से हवा अंदर आने लगी, पर उस हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि एक सड़ी हुई गंध भी घुली थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी की बदबू। करण ने टॉर्च लेकर बाहर झांका तो उसे सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और करण की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी लाल, और वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसकी मुस्कान में शांति नहीं, एक वहशत थी। करण डर के मारे पीछे हटा। तभी अचानक उस आदमी की परछाई उसकी खिड़की से अंदर घुस आई। बिना शरीर के, सिर्फ साया। लेकिन वो भारी था। करण का दम घुटने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी अंग्रेजी में आवाज आई, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। और वो साया गायब हो गया। करण बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो होश में आया तो उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो एक ही बात दोहरा रहा था, हम यहाँ नहीं रह सकते। वो वापस आ गया है। वो अब हमारे साथ है। तीनों दोस्तों ने तुरंत बिल्डिंग खाली कर दी। लेकिन करण कहीं और चला गया। किसी को नहीं बताया कहाँ। उसने नंबर बदला, कॉलेज छोड़ दिया और कभी फिर चर्च गेट नहीं लौटा। लेकिन उसकी डायरी में जो आखिरी पन्ना मिला उसमें लिखा था,
31 जुलाई रात 3:15 उसने मुझे देख लिया था और अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। CHURCHGATE की इस इमारत के बारे में आज भी आसपास के लोग बात करते हैं, लेकिन धीरे से, दबे लहजे में, क्योंकि कई लोग जो वहां रात को गए वापस लौटे तो सही, लेकिन उनके भीतर कुछ मर चुका था। अब सवाल ये है, क्या सचमुच उस इमारत में कोई आत्मा है? वो अफसर अब भी भटक रहा है, या फिर वो इमारत खुद एक जिंदा रूह बन चुकी है जो हर उस इंसान को निगल जाती है जो उसमें कदम रखता है। कहते हैं कुछ जगहें केवल ईंट पत्थर की बनी नहीं होती, उनमें घुल जाता है वक्त का ज़हर, लिपट जाता है हर दीवार पर कोई बदनसीब चीख और धीरे धीरे वो जगहें जिंदा हो जाती हैं। चर्चगेट की वो इमारत अब सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं रही थी, वो खुद एक जीवित प्रेत बन चुकी थी जो अपनी सीमाओं में घुसने वाले हर इंसान पर नजर रखती थी और उनका इंतजार करती थी। करण, समीर, आरव और निखिल की कहानी वायरल हो गई थी। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुईं। कुछ यूट्यूब चैनलों ने उस बिल्डिंग पर वीडियो बनाई। लोग रात को आकर बाहर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे, लेकिन अंदर कोई नहीं जाता था। सिर्फ एक बार एक रात जब 2 यूट्यूबर लड़के हॉन्टेड मुंबई सीरीज शूट करने के लिए उस इमारत के अंदर घुसे। उनके पास कैमरा था, स्पीकर था, EMF डिवाइस और एक डिजिटल स्पिरिट बॉक्स। उन्होंने सब कुछ ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सब सामान्य रहा। उन्होंने सीढ़ियों की फुटेज ली, पुराने बाथरूम और दरवाजों को दिखाया और ये साबित करने की कोशिश की कि ये सब बकवास है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, कैमरा हिलने लगा, EMF डिवाइस चीखने लगा और अचानक स्पिरिट बॉक्स से एक तेज आवाज आई, आई नेवर लेफ्ट। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई, साउंड रुक गया और अगले दिन वो दोनों लड़के बेहोश हालत में स्टेशन के पास एक गटर के किनारे पाए गए। उनके होंठ सूजे हुए थे, आंखें लाल और गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर दबोच लिया हो। उनके कैमरा में सिर्फ एक आखिरी रिकॉर्डिंग बची थी। वो रिकॉर्डिंग आज भी एक वेबसाइट पर है और उसमें जो देखा जा सकता है वो है एक लंबा धुंधला साया जिसके पीछे पीछे कैमरा खुद घूमता है। फिर एक झटका और एक आखिरी शब्द आउट। उस घटना के बाद MMRDA ने उस बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर दिया। लोहे के मोटे ग्रिल्स से गेट को वेल्ड कर दिया गया। अब कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आज भी जब कोई चर्चगेट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात को आखिरी लोकल पकड़ने जाता है तो उसे अक्सर सामने की इमारत की खिड़की में कोई परछाई दिखती है। कभी सिगरेट जलाता हुआ कोई, कभी लाल आंखें चमकाती कोई आकृति। कई लोगों ने उस इमारत के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की हैं। मोबाइल सिग्नल अचानक चले जाना, गाड़ियों के हॉर्न अपने आप बजने लगना और सबसे अजीब किसी पुराने जमाने की अंग्रेजी में किसी की धीमी सी फुसफुसाहट, टर्न बैक। अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वो इमारत अब भी खड़ी है। उसके पत्थर अब भी ठंडे हैं, उसकी खिड़कियां अब भी हिलती हैं और उसकी हवा अब भी किसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि जिसने एक बार भी उस इमारत को देख लिया वो कभी वैसा नहीं रहता। कुछ उसके अंदर टूट जाता है, कुछ छूट जाता है और कुछ उसके साथ चला जाता है, हमेशा के लिए। अगर कभी चर्चगेट जाना हो और रात ज्यादा हो चुकी हो तो एक बार उस इमारत की ओर नजर मत करना। हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो और फिर वो तुम्हें भी बुला ले।
ठीक वैसे ही जैसे उसने बाकी सबको बुलाया था। समाप्त। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंची हो तो जरा सोचिए।